हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना लेवरेज में आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो फटाफट से अपनी कॉपी और पेन निकालिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 को भी आसान बनाते हैं। तो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 3 को पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, अ फर्म्स डिटेल्स आर एज अंडर। फर्म की हमें डिटेल्स दे रखी है। देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले सेल की हमें टोटल वैल्यू दे रखी है 24 लाख और उसका पर यूनिट भी हमें बता रखा है। तो हमें डायरेक्ट ये बता रखा है तो हम डायरेक्ट इसको ही ले लेंगे, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट 50%, तो ये हमारा इसका 50% हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 लैक्स, ठीक है। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट भी अपन को गिवन है 10 लाख रुपीज। आगे देखो क्या बोलते हैं। इट हैज बोरोड 10 लाख एट द रेट 10%। उसने बाहर से पैसा कितना उठाया? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए कितने पर? 10% इंटरेस्ट पर। तो यहाँ से अपन इंटरेस्ट बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 10 लाख का 10% 1 लाख आ जाएगा। एंड इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10 लाख। तो इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 10 लाख। और उसका हर शेयर की भी हमें दे रखी है, तो कितना है? 100 ईच। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ शेयर्स भी आ जाएगी बहुत आसानी से। तो 10 लाख को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 10,000, ठीक है। तो अब तक हमने कोई भी अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। सेल वैल्यू हमें दे रखी है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 50%, तो 24 का 50% 12 लाख आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट अपन को गिवन है 10 लाख। उन्होंने बाहर से पैसा उठाया है कितना? 10 लाख, जिसका इंटरेस्ट है 10%। तो हमने वही कैलकुलेट किया है। 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए, और 10 लाख का पूरी टोटल वैल्यू है, और ईच शेयर की कितनी प्राइस है? 100, ठीक है। फेस वैल्यू कितना है? 100। तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लिए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 10,000। अब देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, बी फाइनेंशियल लेवरेज, सी कंबाइन लेवरेज। तीनों लेवरेज निकाल ले अपन को। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी कैलकुलेट करना है। एंड दी लास्ट ई पार्ट क्या बोल रहा है? इफ दी सेल्स इंक्रीज बाय 6 लाख, अगर सेल 6 लाख से बढ़ जाती है, देन व्हाट विल बी दी न्यू ईबीआईटी। तो नेक्स्ट अपन को कैलकुलेट करना है न्यू ईबीआईटी। तो टोटल 5 रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, ABCDE। तो आइए फटाफट से सबसे पहले अपनी अपनी कॉपी पर डालो इलस्ट्रेशन नंबर 3। सबसे पहले अपन बनाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, और आप बोल सकते हो इसे इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। क्या ये दोनों लिखने हैं? नहीं, कोई भी एक आप लिख सकते हो अपनी कंफर्टेबल होकर, ठीक है। बहुत ही सिंपल, सारी बातें अपन यहाँ लिखेंगे और अमाउंट यहाँ पर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स अपन को गिवन था कितना था? 24 लाख। सेल में से क्या माइनस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा था? एट द रेट 50%। तो 24 का 50% हो गया 12 लाख। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, 24 में से 12, क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आपका 12 लाख। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। लेस फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दे रखा था? 10 लाख गिवन था, है ना। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे, ये आपको मिल जाएगा ईबीआईटी। 12 लाख में से 10 लाख माइनस करोगे, ये आ जाएगा 2 लाख आपका ईबीआईटी, ठीक है। 2 लाख क्या आ गया? ईबीआईटी, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये अर्निंग कब की है?
बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी तक इसमें इंटरेस्ट और टैक्स दोनों माइनस नहीं हुआ है, तो पहले अपन माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है 1 लाख, मतलब 1 लाख, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कैसे आए थे? 10 लाख इंटू 10%। ठीक है, 10 लाख का लोन था अपना और 10% इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया था? 1 लाख। अब कौन सी आ जाएगी बोलो? EBIT थी। EBIT का मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इंटरेस्ट तो हमने माइनस कर दिया, तो आई तो हट गया। अब क्या आएगा? EBT। वेरी गुड, EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। आई तो हट गया, अब खाली क्या रह गया? टैक्स। कितना आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स? 2 लाख में से 1 लाख गए, 1 लाख। सिंपल यहाँ तक। अर्निंग बिफोर टैक्स, अब क्या माइनस होगा? टैक्स माइनस होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं दे रखा था, तो अज्यूम कर लिया गया है टैक्स एट द रेट 30%, सॉरी 50% अज्यूम करा है मॉड्यूल ने, तो अपन भी 50% अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो आपको भी अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है कि वहाँ पर टैक्स नहीं गिवन होगा, तो आप भी वहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं एट द रेट 50%, लेकिन आपको नोट डालना पड़ेगा। देखो, इंस्टीट्यूट ने तो नोट नहीं डाला इसके ऊपर, लेकिन हमें ज़रूर डालना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम पेपर में, वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। वो लोग बोलेंगे कहाँ से टैक्स ले आए। ठीक है, 50% का तो इंस्टीट्यूट अपने क्वेश्चन में तो डाला है, लेकिन हम क्या करेंगे? यही चीज़ करके आएंगे और साथ के साथ एक प्लस पॉइंट भी करके आएंगे। यहाँ पर हम बोल देंगे कि वी हैव अज्यूम जो टैक्स है वो एट द रेट 50%। कितना हो जाएगा 50%? ये हो जाएगा 1 लाख का 50,000। तो 1 लाख में से 50,000 गए, कितने बचे? 50,000। सिंपल। अब अर्निंग बिफोर टैक्स था, टैक्स में से माइनस कर दोगे तो क्या होगा? टैक्स जब माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या आ जाएगा? आफ्टर टैक्स। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे पहले सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन बच गया। उसके बाद कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया, तो क्या आ गया? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। EBIT में से आई हटा दिया हमने, इंटरेस्ट हटा दिया, तो खाली क्या बचा? EBT। फिर टी हटा दिया यानी कि टैक्स, तो क्या बचेगा? पहले था अर्निंग बिफोर टैक्स, अब आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसलिए इसको लिखा है EAT। ठीक है, अगर इससे आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ शेयर्स को, इसको डिवाइड कर दोगे आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को, तो हमारे पास आ जाएगा EPS। EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। क्या आ जाएगा अपने पास? अर्निंग पर शेयर। ये मैं इसलिए करा दे रही हूँ, इस क्वेश्चन में तो हमसे EPS नहीं पूछा गया था, बट हो सकता है आपके जो क्वेश्चन आए एग्जाम में वहाँ पर EPS भी कैलकुलेट करने के लिए हो, तो कोई दिक्कत वाली नहीं है बात। जो EAT आए उसमें डिवाइड कर देना नंबर ऑफ शेयर्स का, आपको EPS मिल जाएगा। और नंबर ऑफ शेयर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे क्वेश्चन पढ़ते समय। कितने आए थे? 10,000। और 10,000 कैसे आए थे? टोटल वैल्यू थी 10 लाख डिवाइड बाय 100, तो यहाँ से अपन को क्या मिल गई? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 10,000। तो 50,000 में डिवाइड करो 10,000, हमारा EPS आ जाएगा 5 पर शेयर, यानी कि अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा? 5 रुपीज़। ये हमारा बन गया पूरी तरीके से प्रॉफिट स्टेटमेंट, और आप बोल सकते हो इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन की एक एक करके रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट थी ऑपरेटिंग लेवरेज, तो सबसे पहले मेरे साथ साथ लिखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी DOL। DOL का क्या फॉर्मूला होता है? DOL का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन ये रहा और EBIT ये रहा। ठीक है, तो अपन इन दोनों का लेते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT का, क्योंकि हमें इसी का तो निकालना है, फिक्स कॉस्ट का। तो
फिक्स कॉस्ट का निकालना है तो एक उसका ऊपर का ले लिया, एक उसका नीचे का नहीं लिया, तो हमें पता चल जाएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो कंट्रीब्यूशन कितना है 12 लाख और EBIT अपना 2 लाख। तो यहाँ से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज DOL कितना आ जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, DOL कितना आ जाएगा 6 टाइम्स। ये हमारे क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट खत्म। सेकंड रिक्वायरमेंट पे चले। सेकंड रिक्वायरमेंट थी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज DFL। DFL का फॉर्मूला बताओ। इसका था कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, इसका होगा EBIT अपॉन EBT। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, तो ये फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट को देखेगा। और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है इंटरेस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है ऑपरेटिंग वाली, और इंटरेस्ट कौन सी होती है फाइनेंशियल वाली। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को किसको लेना है फाइनेंशियल को। तो अगर अपन को फाइनेंशियल को लेना है यानी कि इस इंटरेस्ट को लेना है, इसका मेजर करना है, तो हम एक इसका ऊपर वाला लेंगे EBIT और इसके नीचे वाला EBT। तो ये फॉर्मूला बन गया EBIT अपॉन EBT। EBIT कितना दे रखा है 2 लाख और EBT 1 लाख। तो ये आ गया DFL अपना 2 टाइम्स। ठीक है, 2 रिक्वायरमेंट हो गई हमारी क्वेश्चन की कंप्लीट। नेक्स्ट पर चलते हैं, रिक्वायरमेंट नंबर 3। रिक्वायरमेंट नंबर 3 किसकी थी कंबाइन लेवरेज। तो डिग्री ऑफ कंबाइन लेवरेज यानी DCL। DCL का क्या फॉर्मूला होता है, उसका होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, उसका होता है EBIT अपॉन EBT। यहाँ अपन को दोनों का लेना है, कंबाइन लेवरेज है ना तो दोनों का। तो हम DOL इंटू DFL करते हैं। तो DOL कितना दे रखा था हमारा 6, हमने अभी जो कैलकुलेट करा, और DFL अपन ने कैलकुलेट किया 2, तो 6 2 जा 12। बहुत ही आसान। DCL तो सबसे ज़्यादा आसान। अगर एक बार आपने DOL कैलकुलेट कर लिया है, DFL कैलकुलेट कर लिया है, तो उन दोनों का इंटू कर दो, आपको कंबाइंड लेवरेज पता चल जाएगा। DCL कितना आ गया आपका 12। 3 रिक्वायरमेंट हो गई। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नंबर 4। क्वेश्चन की 4 रिक्वायरमेंट थी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन ने एक चीज़ और करी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया टैक्स नहीं दिया रखा था, फिर भी हमने टैक्स को लेस किया था @50% से। तो ये भी किसने माना था क्वेश्चन ने, अपने इंस्टीट्यूट ने। एक और चीज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर उन्होंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जगह फॉर्मूला किसका यूज़ किया पता है आपको, रिटर्न ऑन इक्विटी का। और फिर उन्होंने बोल दिया है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड एज रिटर्न ऑन इक्विटी। यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खुद ने मांगा है, लेकिन हम कैलकुलेट करके क्या दे रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, और वहाँ पर लिख के भी आना है। तो आपको भी 2 अजम्पशन लिख के आनी है, एक तो टैक्स से रिलेटेड, दूसरी किससे रिलेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, कि हमने वहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट की है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट होती है, इक्विटी को जो पैसा मिला, सिंपल, तो इक्विटी को कौन सा पैसा मिलेगा बोलो, EBT के बाद यहाँ पर टैक्स चला गया, इक्विटी वालों को कौन सा पैसा मिलेगा, ये वाला EAT पूरा का पूरा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स तो है नहीं। अगर प्रेफरेंस शेयर्स होते तो EAT में से पहले प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस होता, उसके बाद जो बचता उसको अपन बोलते अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स तो थे नहीं, तो जो EAT है उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड तो माइनस होगा नहीं, तो यही चीज़ क्या बन जाएगी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले EAT यानी कि जो उनका था, किनका, इक्विटी वालों का, इक्विटी वालों का कितना था 50,000, और डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी शेयर होल्डर फंड।
इक्विटी शेयर होल्डर फंड हमें क्वेश्चन में गिवन था स्टार्टिंग में, कितना था 10 लाख। तो यहाँ से हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगी। तो कैलकुलेट कर लो 50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, ये आ जाएगी आपकी 5%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी आ गई 5%। ठीक है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं क्या हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो इंस्टीट्यूट ने, मुझे समझ ही नहीं आया इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया क्यों। अगर आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछा है तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ही आंसर लिखना चाहिए, बट उन्होंने वहाँ पे लिख दिया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड एज रिटर्न ऑन इक्विटी, और इस तरीके से उन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला लगा के रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल कर रख दी। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पर आते हैं, रिक्वायरमेंट नंबर 5। इसमें क्या बोल रहे थे वो, इसमें बोल रहे थे न्यू EBIT कैलकुलेट करने के लिए। तो 5th हमारी रिक्वायरमेंट हो गई न्यू EBIT, ये अपन को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन बहुत ही सिंपल DOL का सेकंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, DOL का पहला फॉर्मूला तो वही होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यानी सेल्स में कितना परसेंट चेंज किया जिसकी वजह से EBIT में कितना परसेंट चेंज आएगा। ठीक है, तो DOL तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, कितना किया था 6। तो DOL तो हमें पता है 6, EBIT तो हमें कैलकुलेट करना ही है, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT एज इट इज रहेगा। परसेंटेज चेंज इन सेल्स ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, तो इसको साइड में ही अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल कैसे कर सकते हैं, चेंज इन सेल्स, सेल में कितना चेंज आया डिवाइड बाय इनिशियल सेल्स, पहले सेल कितना था, इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो सेल में कितना चेंज आया ये हमको क्वेश्चन में गिवन था, देखो यहाँ पे लिखा था इफ द सेल्स इंक्रीजेस बाय का मतलब हुआ इतने से इंक्रीज हुआ है, यानी कि सेल में कितना इंक्रीमेंट हुआ है 6 लाख, तो सेल में कितना चेंज आया है 6 लाख, और सेल पहले कितनी थी ये तो आपको पता है 24 लाख, स्टार्टिंग में ही था 24 लाख। तो सेल में चेंज कितना आया 6 लाख का, और सेल पहले कितनी थी, इनिशियल सेल कितनी थी 24 लाख, इंटू 100 कर दोगे तो आ जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इन सेल। तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24 और ये 4 25, तो आ गया 25%। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका 25%। तो देखो DOL अपन को पता है, परसेंटेज सेल भी अपने अभी कैलकुलेट कर लिया 25%, बचा क्या परसेंटेज चेंज इन EBIT अभी कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो 25 का इंटू करोगे 6 में तो ये आ जाएगा 150, 150%। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फालतू में स्ट्रेस ले रहे हो। देखो DOL का सेकंड फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। DOL अभी अभी हमने कैलकुलेट करा था 6, पहली वाली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, EBIT तो कैलकुलेट करना ही है, इसलिए परसेंटेज चेंज इन EBIT हमने एज इट इज लिख दिया। परसेंटेज चेंज इन सेल्स की बात रही तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला चेंज इन सेल्स अपॉन सेल्स इंटू 100, यानी कि सेल में कितना चेंज आया, पहले सेल कितनी थी इंटू 100। तो सेल में कितना चेंज आया उन्होंने खुद ही बोला है, सेल में इंक्रीमेंट हुआ है 6 लाख का, तो सेल में कितना चेंज आया होगा 6 लाख का। सेल्स पहले कितनी थी 24 लाख, अब इंटू 100, इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे 6/24 इंटू 100 तो आ जाएगा आपका 25%। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया 25। अब 25 का 6 में इंटू करोगे तो आपका आ जाएगा 150, 25 इंटू 6 120,
150 सॉरी, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT आ गया हमारा 150%। ठीक है, अब तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। दोबारा समझाने पर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन भाई खाली पड़ा है, भर दो उसे। ओके, अब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी एक्चुअल में वो क्या थी, न्यू EBIT, लेकिन अभी तक हमने क्या कैलकुलेट करा है, परसेंटेज चेंज इन EBIT। न्यू EBIT भी बहुत सिंपल है, न्यू EBIT, जो ओल्ड EBIT था उसमें अपन क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन EBIT प्लस कर देंगे। ओल्ड EBIT कहाँ है, ये रहा EBIT, कितना था 2 लाख, यानी पहले EBIT कितना था 2 लाख रुपए, और अब EBIT में कितना चेंज आया है 150%, तो वो 150% क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो सिंपल, 2 लाख में अपन प्लस करेंगे 150%, तो कितना आ जाएगा 5 लाख, कितना आ गया 5 लाख, सिंपल 5 लाख आ गया। अब एक और बात सुन लो यहाँ पर मेरी, न्यू EBIT अभी हमने कैसे निकाला, ओल्ड EBIT जो था, ओल्ड EBIT प्लस उसमें जितना परसेंटेज चेंज आया उतना हमने उसको प्लस कर दिया, तो 2 लाख में 150% प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5 लाख। ये आ गई अपनी न्यू EBIT। अब इसमें एक बात सुनने वाली है, देखो उन्होंने यहाँ पर बोला था कि सेल में इंक्रीज हुआ है, सेल में क्या हुआ है, इंक्रीज, तभी अपन ने यहाँ पर प्लस लिया, क्योंकि अगर सेल में इंक्रीज होगा, सेल में इंक्रीज हुआ है 25% से, तो EBIT में भी इंक्रीज हुआ होगा 150% से। सेल में अगर इंक्रीज हुआ है 25% से, तो EBIT में इंक्रीज हुआ होगा 150% से। इसी वजह से उसमें इंक्रीज हुआ है, इसी वजह से हमने प्लस का साइन लगाया 2 लाख के बाद। ठीक है, लेकिन अगर वो यहाँ पर लिखते इफ द सेल डिक्रीजेज बाय, यहाँ पर बोलते हैं डिक्रीजेज बाय, इसका मतलब हमारी जो यहाँ पे परसेंटेज निकलती वो ये निकलती कि सेल में कितना डिक्रीज हुआ है। ठीक है, सेल में कितनी कमी हुई है, तो सेल में कितनी कमी हुई है, तो यहाँ पर भी वो परसेंटेज आती है कि EBIT में कितनी कमी हुई है। अगर EBIT में सेल में कमी हुई है तो EBIT में भी कमी होगी, तो EBIT में कमी होगी तो यहाँ प्लस का नहीं माइनस का आता। ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन सेम ऐसा आ जाए लेकिन लास्ट वाली रिक्वायरमेंट में क्या हो जाए, इंक्रीज की जगह क्या आ जाए, डिक्रीज आ जाए, तो आप उसको अच्छे से टैकल कर सके, क्योंकि आपने पहले से इस बारे में तैयारी कर रखी है। अगर पहले से अपन कोई चीज़ सोच के जाते ना कि ये आ जाएगा ये आ जाएगा, तो हमें बहुत ईजी लगता है, लेकिन अगर वहाँ पे सरप्राइज़ मिलते हैं अलग अलग तरीके के, अरे ये क्या क्वेश्चन आ गया, हमने तो इसका उल्टा क्वेश्चन किया था, इंक्रीज वाला किया था, डिक्रीज वाला आ गया, ओ ये क्या हो गया। इसलिए आपको सरप्राइज से बचाने के लिए मैं पहले ही आपको हर क्वेश्चन में 1-2 चीज़ें ऐसी बता देती हूँ कि ये ना आ जाए, और अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो, आप आराम से उसे बहुत ही आसानी से टैकल कर लें। आई मेरी बात समझ में? दोबारा सुन लो, क्वेश्चन लिखा था इफ़ द सेल्स इंक्रीजेज बाय, तो सेल इंक्रीज होगी तो सिंपल सी बात है EBIT भी इंक्रीज होगी। बोलो जोर से, सेल इंक्रीज होगी तो EBIT भी इंक्रीज होगी। तो सेल इंक्रीज थी इसलिए हमने EBIT इंक्रीज करने के लिए प्लस का साइन लगाया, लेकिन अगर सेल डिक्रीज होती तो EBIT भी डिक्रीज होती, तो वहाँ पर 2 लाख प्लस नहीं बल्कि 2 लाख माइनस करते। आई? अच्छा, ये लास्ट में जो मैंने आपको बात समझ में आई, कितने जनों को ये बात समझ में आई, कितने प्रतिशत भारतीयों को ये बात समझ में आई, वो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। If the video is helpful for you, then hit the like button, share with your mates as well if it deserve, and yeah, do subscribe now because subscribe तो बनता है। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।